आज के हमारे खसूसी वीकली शो में मेजर गौरव आर्या जी से, जो चाणक्य फोरम के सीईओ भी हैं और इसके साथ साथ डायरेक्टर भी हैं और एक जानी पहचानी शख्सियत है। मैं वेलकम करता हूं हमारे वीडियो लिंक पर हमारे भाई मेजर गौरव आर्या साहब का। सबसे पहले गौरव भाई, होली मुबारक। चूँकि होली कोई एक दिन का तो नहीं होता, ये तो चलता रहता है हफ्ता भर ही एक तरह से, और होली की स्पिरिट तो हम कहते हैं पूरा साल ही हम पर रहती है जी। तो ये एक अच्छी खबर है कि होली मनाई जा रही है। लेकिन बाकी जो जियो पॉलिटिक्स की खबरें हैं, बातचीत हम शुरू करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो बांग्लादेश का विजिट है, वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। उस पर बहुत चर्चा हुई, इंटरनेशनल प्रेस में भी, भारत के प्रेस में भी, बांग्लादेश के प्रेस में भी। आप इसकी अहमियत को कैसे देखते हैं? इसमें साहब दो चीज़ें हैं ताहिर साहब, और इसको बताने से पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आपने अपनी शो में मुझे बुलाया। ताहिर साहब, एक तो लुक ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, और बांग्लादेश अगर आप देखें पूरे खित्ते में जहाँ पे पाकिस्तान भी है और मुल्क भी हैं, बांग्लादेश एक सक्सेस स्टोरी है। आप कुछ भी आप इकोनॉमिक सोशल पैरामीटर्स देखें, उसके किसी भी प्रकार के पैरामीटर्स देखें, तो बांग्लादेश ने तरक्की बहुत करी है माइक्रो फाइनेंस के उस पर, या ओवरऑल जो उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस है, उनकी जीडीपी ग्रोथ है, जो उनका फॉरेन एक्सचेंज है, या जिस तरीके से उनके एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, जो उनका पर कैपिटा इनकम है बांग्लादेश की, वो काफी हद तक अच्छी। सो इट्स बांग्लादेश एक तो एक सक्सेस स्टोरी है। दूसरी चीज ये है कि हमारे कल्चरल लिंकेजेस बहुत हैं सब बांग्लादेश के साथ। वो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में वही भाषा बोलते हैं जो वहां पे बोलते हैं, तो एक कल्चरल लिंकेजेस है। तीसरी चीज ये है कि बांग्लादेश एक ऐसा मुल्क है जो कि एक जमाने में रेडिकलाइजेशन के साथ बड़ा डील कर रहा था, लड़ रहा था। इनफैक्ट 2016 में भी खबरें आई थी, 15, 16, 17 में खबरें आई थी, ब्लॉगर को मार दिया, हैक कर दिया, ये कर दिया। तो काफी हद तक बांग्लादेश ने ये सब चीजें मैनेज कर ली हैं। आज की तारीख में बांग्लादेश में, ठीक है, वो एलिमेंट्स हर जगह हैं, भारत में भी हैं, तो बांग्लादेश में भी। ऐसी बात नहीं है कि भारत में सब परफेक्ट है, ऐसी बात तो नहीं है। तो बांग्लादेश ने लार्जली काफी कुछ मैनेज कर दिया है, एंड स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश। तो ये एक इन्वेस्ट करा था मोदी जी ने बांग्लादेश की रिलेशनशिप के साथ, और उतना ही इन्वेस्ट शेख हसीना साहिबा जो हैं वहां की प्राइम मिनिस्टर, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं वो, तो उन्होंने भी बहुत जबरदस्त तरीके से इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करा। कुछ वहां पे लोग हैं एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो कभी नहीं चाहते कि भारत के साथ दोस्ती, उन्होंने फसाद भी करे थे वहां पे, और कुछ दंगे फसाद हुए, कुछ लोग भी मरे वहां पे। लेकिन ओवरऑल द पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश लव्स इंडिया, इंडियंस लव बांग्लादेश। हमारा ट्रेड बड़ा जबरदस्त है उनके साथ, तो आई थिंक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश है। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, कई हिंदुस्तानी गलती कर जाते हैं इसमें ना बोलते वक्त। आई डोंट थिंक दे मीन बैडली, या उनका कोई खराब कोई मकसद है ऐसा बोलने का ताहिर साहब, लेकिन वो ऐसे एक बोलचाल में निकल जाती है बात की, इंडिया विल ऑलवेज बी दी एल्डर ब्रदर टू बांग्लादेश। ये बोल जाते हैं काफी इंडियंस। मुझे लगता है ये स्टेटमेंट, ये लैंग्वेज, ये इमोशन ही गलत है। इस रिलेशनशिप में, भारत और बांग्लादेश की रिलेशनशिप में, कोई एल्डर ब्रदर और कोई यंगर ब्रदर नहीं है। वी आर बोथ ब्रदर्स एंड वी आर बोथ इक्वल्स। यू सी, जो मुल्क साइज में या इकोनॉमी में या मिलिट्री पावर में छोटा होता है, वो ये नुआंसेस जो हैं वो बड़ी बारीकी नजर से देखता है कि भाई आप हमें कैसे एड्रेस कर रहे हैं, और आपका मतलब ना भी हो फिर भी वहां पे बांग्लादेश में उसका यही रीड करता है, इंडिया इज ट्राइंग टू प्ले द बिग ब्रदर, सो वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग सच टर्मिनोलॉजी। और मोदी जी ने भी यूज नहीं करी, और हमें करने भी नहीं चाहिए कायदे से। और वी आर इक्वल ब्रदर्स, हम लोग बराबर के हिस्सेदार हैं प्रोग्रेस में। एंड आई थिंक इट्स अ हिस्टोरिक विजिट बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। सबसे पहला विजिट है साहब कोविड टाइम्स में, पैंडेमिक के लगने के बाद सबसे पहला विजिट बांग्लादेश को करा मोदी जी ने, विच शोज दैट हाउ मच एम्फेसिस इंडिया पुट्स ऑन इट्स रिलेशनशिप विद बांग्लादेश। राइट। और ये एक ऐसा मौका भी था जब बांग्लादेश में 50वीं इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन हो रही है, 50 साल, तो उसकी भी एक तारीखी हैसियत है। और ख़ास तौर पर जबकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत का एक बहुत बड़ा रोल है
बांग्लादेश की आज़ादी के लिए। बांग्लादेश उसको हमेशा तस्लीम करता है, लेकिन इसके साथ साथ गौरव भाई ये भी एक तनाज़ा रहा सीए के कॉन्टेक्स्ट में। कुछ बांग्लादेश से भी आवाज़ें उठी कि सीए में वो जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग वो जो एक्सट्रीम लेफ्ट ने क्रिएट की जी, मुसलमानों का नाम नहीं है तो इसमें बांग्लादेश भी इफेक्ट होता है। हालांकि सीएए तो परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ को अकोमोडेट कर रहा था। तो क्या आप समझते हैं कि इस विजिट से वो जो सीए के बारे में मुगालते थे या मुबालगे थे वो दूर हुए होंगे? कुछ हद तक जरूर हुए होंगे ताहिर साहब, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें और काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ भी कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो ट्विस्ट करके फिर भाग जाते हैं। तो फौज में इसको कहते हैं शूट एंड स्कूट। तो शूट एंड स्कूट मुहावरतन में इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे बड़ा आम सी बात है कि मैंने शायद पिछले वीडियो में भी आपके बताया था कि कि राफेल डील में 30,000 करोड़ रुपए चोरी हो गए। बोला 2019 का चुनाव खत्म हुआ, इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद कोई डिस्कशन ही नहीं उसके बारे में। डिमोनेटाइजेशन से पूरा देश डूब गया 2019 के बारे में। तो ये सब हमारे यहाँ भी कुछ पॉलिटिशियंस हैं, अगर उनको लगता है चोरी हुई है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड करिए ना। आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप केस लड़िए। सुप्रीम कोर्ट ने जब उसका बोल दिया है, उसका क्लियर कर दिया सब कुछ, आप उसको परस्यू करिए। आप पब्लिक में वो नहीं करते, तो ये सब पब्लिक को भी अब पता लग गया है। जहां तक सीए एनआरसी, यही चीज, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज जो है बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उनके लिए सीए बना। और सीए क्या करता है ताहिर साहब? इनको डिस्काउंट देता है। सीए का मतलब ये नहीं कि जो मुसलमान हैं इन तीनों मुल्कों का वो यहाँ की सिटीजनशिप नहीं ले सकता। अदनान समी ने ली ना सिटीजनशिप, वैसे कई और लोग हैं। अदनान समी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ही इज अ मुस्लिम एंड ही इज अ वेल रिकॉग्नाइज्ड फिगर, एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड फेस है अदनान समी, इसलिए मैं उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। कई लोग हैं जिनको मिली है, बस उनको 50% का वो दिया है, एक डिस्काउंट सा दिया है उनको कि दूसरों का 11 साल में होगा, आपका थोड़े से कम में हो जाएगा, हाफ में हो जाएगा आपका। ठीक है, डिस्काउंट देते हैं। आप इसको किसी भी, आप इसको अफर्मेटिव एक्शन समझिए, आप इसको जो समझना है, जिस रंग में रंगना है आप रंग दीजिए, बट दिस इज अ डिस्काउंट। तो सीए ये नहीं कहता कि भाई मुसलमानों को हम बिल्कुल दीवार खड़ी कर रहे हैं और आप अंदर नहीं आ सकते, ऐसी बात नहीं है। लोग आते हैं, आप करिए। और एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हिंदू, मेरे कुछ रिलेशनशिप, मेरी रिश्तेदारियां हैं यूएस में, यूके में, हर जगह ना। मेरे रिलेटिव्स हैं ना, मेरे यूएस में तो है ही खैर। तो अगर वो लोग कल इंडिया की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, अपना यूएस की सिटीजनशिप, वो पैदा वहीं पे हुए, पर वहां की अगर सिटीजनशिप वो लोग सरेंडर करके इंडिया की सिटीजनशिप अप्लाई करना चाहते हैं, वो अभी उनके माँ बाप गए थे अमेरिका, वो तो अभी 25-30 साल के हो गए हैं। इफ दे वांट, दे विल आल्सो हैव टू टेक द लॉन्गर रूट ना। इट इज नॉट दैट कि उनको आते ही थाल में मिल जाएगी इंडियन सिटीजनशिप, ऐसा नहीं है। और अगर हिंदू और सिख और बुद्धिस्ट और जैन और पारसी ये सब लोग इंडिया नहीं आए तो कहाँ जाएंगे ये बताइए? इनके लिए कौन सा मुल्क है जो इनको वेलकम कर रहा है? कोई तो मुल्क वेलकम नहीं कर रहा। सो दे हैव टू गो समवेयर। सो इसलिए करा था। खैर आई होप इससे मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी दूर हो जाए, लेकिन हमें काम बहुत करना है इसके ऊपर सर। इसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो बांग्लादेश का दौरा है, वो जो बांग्लादेश और चीन के बीच बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा रहा है कि भारत की तरफ से एक वाज़े पैगाम है इस दौरे में कि आप हमारे नेचुरल एलाय हैं, हमने आपकी मदद की, हमारा आपके साथ ट्रेड भी बहुत है, तो आप बिल्कुल ही वन साइडेड ना हो जाइएगा। ये भी एक हमें फील होता है यहाँ बैठ के कि शायद इस दौरे में ये भी एक मैसेज है। तो आपको नज़र आता है ये मैसेज? और अगर ये मैसेज था या ये ऐसी कोऑपरेशन की भारत की तरफ से बात की गई या बांग्लादेश के साथ वर्सेस चाइना, तो वो किस नौयत की हो सकती है? मुझे तो ऐसा लगता है ताहिर साहब कि एक तो ये जो बात है ना, जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि बांग्लादेश को फ्रीडम इंडिया ने दिलाया, ये सच भी है पर ये पूरा सच नहीं है। इंडियंस की सैक्रिफाइसेस थी, 3,000 से ज्यादा इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने और ऑफिसर्स ने अपनी जान दी है, ये बात सच है। लेकिन हजारों लाखों की तादाद में बंगाली भी अपने मुल्क के लिए मरे हैं, राइट? तो हमने मदद जरूर करी, बट हमें कहीं ना कहीं जब हम इस चीज को बहुत ज्यादा बांग्लादेशियों के सामने बोलेंगे, अगर हम लगातार इस चीज को ताहिर साहब रिपीट करते रहेंगे, देखो हमारी वजह से तुम्हारा मुल्क बना है, देखो, तो दिस ये जिसको कहते हैं ना कि अगर इसको आप एहसान कहना चाहते हो,
दिस इज द रॉन्ग वर्ड टू यूज, मैं गलत लफ्ज का इस्तेमाल कर रहा हूं, जानबूझ के कर रहा हूं टू ड्राइव होम अ पॉइंट। अगर आप इसको ऐसा नहीं कहते हो तो फिर इसको रोज जताओ मत। आपने कर दिया ना, ठीक है, इट्स ओके, बिकॉज दे आर अ वेरी प्राउड पीपल बंगालीज जनरली, इवन इन इंडिया जो बंगालीज है ना, हैं तो वही लोग ना, चाहे बांग्लादेश में, दे आर वेरी प्राउड पीपल, दे डोंट लाइक टू बी टॉक डाउन। सो ये बिग ब्रदर है और हमने तुम्हें आजादी, ये सब मत बोलो। दे नो, दे अप्रिशिएट, दे सल्यूट यू, दे थैंक यू, बट आप रोज रोज इनको ये जताओ मत, पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि बांग्लादेश एक सक्सेस स्टोरी है और चाइना चाहता है कंट्रोल करना, लेकिन चाइना को मार पड़ी। अब देखिए, मैं एक बात बताता हूं, आज से 2 साल पहले साहब कोई इस चीज को कहने को तैयार नहीं था कि चाइना इज अ विलन। कोई इस चीज को कहने को तैयार नहीं था कि चाइना बुरा है, तो चाइना का मार्केट इतना बड़ा था, चाइना का ये वो, दुनिया भर की बातें। लेकिन आज की तारीख में जब से क्वाड बना है, जब से ये कोरोना वायरस का पूरा ये जो वबा फैली है और लोग मरे हैं, डिस्प्लेस हुए हैं, और करोड़ों की तादाद में लोगों की जिसको कहते हैं कि साहब, जिसको कहते हैं दुकानें बंद हो गई, लोगों के बिजनेस ठप हो गए, विस्थापित हो गए लोग, तो कहीं ना कहीं चाइना के खिलाफ गुस्सा भी है। और इंडिया जब जाके बोलता है तो अब इंडिया की बात सुनी भी जाती है, क्योंकि इंडिया ने वैक्सीन दी है, वैक्सीन चाइना ने नहीं दी। और चाइना फ्री में क्या देता है सर? चाइना फ्री में कुछ भी नहीं देता। तो हाँ, ये भी एक मुद्दा था मोदी जी का, जो आप कह रहे हैं, मैं भी इसी बात को मानता हूं कि गए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर भी इंडिया ने अगर इन्वेस्ट करा है, इंडिया का, देखिए, हम वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते जो चाइना करता है, ये बात तो तय है सर। अगर चाइना $10 बिलियन करता है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर चाइना $10 बिलियन करता है तो हो सकता है इंडिया सिर्फ 5 करे या 3 करे, राइट? लेकिन इंडिया कभी हनुमान पोर्ट किसी मुल्क को नहीं देगा कि तुमने हमारा पैसा वापस नहीं करा, ये जमीन हमारी हुई। ये चाइना एक नहीं, 10 मुल्क में कर चुका है। पाकिस्तान खुद, चाइना ने कितने एयरपोर्ट्स ये सब वगैरह और लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस ने गिरवी रख रखे हैं पाकिस्तान के। हमने तो कितना पैसा दिया कितने मुल्कों को? कोई एक बता दे किसी मुल्क की 1 स्क्वायर जमीन हमने बोली हो कि नहीं अब तुम हमें दे दो। तो मुल्कों को यह भी बात समझ में आ रही है कि चाइना पैसा ज्यादा देगा, लेकिन चाइना तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार गिरवी रख लेगा। इंडिया हो सकता है पैसा कम दे, लेकिन इंडिया कभी तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेगा। इंडिया कभी ये नहीं बोलेगा कि नहीं, कल से तुम्हारे पार्लियामेंट की बिल्डिंग हमारी है, कल से ये सड़क हमारी है, कल से लाहौर से लेकर फैसलाबाद का जो मोटरवे है वो हमारा है। इंडिया कभी ऐसी बात करता ही नहीं, आज तक नहीं करी सर। अफगानिस्तान में कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाले, ठीक है, कभी किसी ने जताया हो, किसी ने बोला हो कि नहीं तुमने हमें मत, उनका पार्लियामेंट हमने बनाया है, ठीक है, दैट्स ओके, बना दिया, दैट्स ऑल राइट। तो इंडिया का एक किरदार है जो लोग अब समझने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे, और इसमें इंडिया का एक सॉफ्ट पावर बहुत जबरदस्त है जो चाइना कभी मैच नहीं कर सकता। चाइना कभी मैच नहीं कर सकता। यू कैनॉट मैच इंडिया सॉफ्ट पावर। आई थिंक अमेरिका अगर नंबर 1 पे है या कोई और मुल्क अगर नंबर 1 पे, तो नंबर 2 पे इंडिया जरूर है इस मामले में। जितना बॉलीवुड का रीच है, जितना योगा का रीच है, जितना हमारे एंशिएंट कल्चर का रीच है, वो जबरदस्त है। तो वो भी एक बहुत बड़ा गेम। और ये पूरा जो बांग्लादेश का ट्रिप है, ये सॉफ्ट पावर के बेसिस पे हुआ सर। कॉमनैलिटी ऑफ कल्चर, बिकॉज बांग्लादेश इज ऑल्सो बांग्लादेश में एक और थोड़ा सा आपसे 10 सेकंड और लेके बताना चाहूंगा दर साहब कि बांग्लादेश इस चीज का एक टेस्ट केस है, जहां पे कल्चर को रिलीजन से इक्वल या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, बिकॉज देयर आइडेंटिटी इज बंगाली, देयर प्राइमरी आइडेंटिटी इज बंगाली। तो ये एक बहुत जबरदस्त उनमें एक फीलिंग है, जो कि इंडिया को भी ये बात समझ में आती है, क्योंकि we share the same feeling that way. Cultural feelings are the same. आपने कहा कॉमनैलिटीज़ ऑफ कल्चर्स की बात है। मुझे तो वो गौरव भाई, जो कॉमनैलिटी ऑफ कल्चर है वो इवन चाइना में भी नज़र आती है, अगर हम बुद्धिज़्म की डीप रूटेड सिविलाइजेशन को देखें तो। इसी तरह कॉमनैलिटी ऑफ कल्चर का जो मामला है भारत का, वो अफ़गानिस्तान तक और हत्ता कि ईरान तक जाता है। और ईरान में चाबहार की जो सारे का सारा प्रोजेक्ट था वो आपके सामने है। मेरा ख्याल है अमेरिकन्स के वजह से या चाइना की वजह से वो थोड़ा सा रुका, लेकिन अब चाइना की ईरान में इन्वेस्टमेंट जो है वो $400 बिलियन का एक प्रोजेक्ट की बातचीत चल रही है। हम पाकिस्तान को भी टच करेंगे, मगर थोड़ा सा मैं ईरान को भी टच करना चाहता हूँ। तो ईरान में जो इनका $400 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट है,
वो कैसे आपको चलता नजर आ रहा है चाबहार के मुकाबले में? देखिए साहब, ये सब चाइना की आदत है सर, लंबे लंबे फिगर्स फेंकने की। 400 बिलियन किसने देखे सर? 400 बिलियन डॉलर कहां डालेंगे ये लोग? कहां डालेंगे 400 बिलियन? क्या करेंगे उसका? आप इनके कोई भी प्रोजेक्ट चीन के होते हैं सर, ये फिगर बड़े अच्छे लगते हैं ना। किसको बुरा लगता है सर? अगर कोई इंडिया में ही बोले कि हम 400 बिलियन डाल रहे हैं इंडिया में, तो मुझे बुरा थोड़ा ना लगेगा, मुझे तो अच्छा ही लगेगा। इवन कनाडा, आप कैनेडियन हैं, आप कनाडा में बैठे हैं, आपको बोलेगा 400 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, एवरीबडी विल बी हैप्पी। बट देखिए, चाइना का एक खास किरदार है और उनका इन्वेस्टमेंट पैटर्न सेम है सर हर जगह। एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड द इन्वेस्टमेंट पैटर्न इज द सेम। अगर ईरानियों को कोई भी गलतफहमी है कि साहब ये आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और दूध में से मलाई ईरानी खाएंगे, तो ये देखिए, चाइनीज बिजनेसमैन है। चाइना पैसा लगाता है 2 रुपए कमाने के लिए, 2 रुपए गंवाने के लिए नहीं। तो इनको क्लियर हो जाना पड़ेगा कि अगर चाइना कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा है, आप एक बार ताहिर साहब देखिएगा, कोई कागज आपको नहीं मिलेगा जो ये बता देगा कि इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना लोन है। अब उसमें हमें नहीं पता ना, क्योंकि ईरान को तो मार पड़ रही है इस वक्त। ईरान अपना तेल नहीं बेच पा रहा, कहीं पे ईरान अपना तेल नहीं बेच पा रहा। अब राहदारी देगा पाकिस्तान, राहदारी देगा पाकिस्तान, ये घुसेंगे ईरान में, ईरान के साथ ट्रेड करेंगे पाकिस्तान के थ्रू, और ये कह रहे हैं कि हम 400 बिलियन डॉलर डाल रहे हैं। डालो वहां पे। ये 400 बिलियन डॉलर के एवज में उनका दिल, गुर्दा, कलेजी, बोटी सब रखवा लेंगे सर, सब रखवा लेंगे। और अगर ईरानी ये समझते हैं कि दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे कैन प्ले दिस गेम अगेंस्ट द चाइनीज, नो नो, आई हैव डन बिजनेस विद द चाइनीज। ताहिर साहब, मैं आपको बताऊं, मैं एक कंपनी में काम करता था और उस कंपनी का मैं सीईओ था, सो हम चाइना कई बार गए। आई नो द चाइनीज वेरी वेल। उनका सिंपल सा, देयर ओनली मोटिव इज प्रॉफिट। कहां से 2 रुपए कमा सकते हैं और जहां से उनको फायदा लगेगा वहां पे पैसा डाल लेंगे। क्या हुआ? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बैठ गई। क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे चाइनीज? वाई आर दे नॉट इन्वेस्टिंग? बड़े जोर शोर से सोने सड़कें की बन जाएंगी सर, है ना। लोग वीजे की लाइन लगाएंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान विल बिकम द टॉप इकोनॉमी ऑफ एशिया। यही सब स्टोरी सुनाई थी ना। क्या हो गया उसका? यही सब स्टोरी उन्होंने सुनाई थी श्रीलंका को, कि श्रीलंका साबिक ट्रेडिंग हनुमान टोटा विल बिकम द टॉप पोर्ट इन द वर्ल्ड, एशिया का सबसे बड़ा पोर्ट बन जाएगा, राइट? क्या हुआ उसका? वही उन्होंने अफ्रीका में करा था। क्या हुआ अफ्रीका का? वही उन्होंने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में कराया। क्या हुआ वहां पे? तो जब कहीं पे कुछ नहीं हुआ तो हम क्या उम्मीद लगा रहे हैं कि 400 बिलियन डॉलर ईरान में डालेंगे? वो सब कहने वाली बातें। ये पाकिस्तानी एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, वो ईरानी से बोलते हैं, ईरानी पाकिस्तानी से बोलते हैं, दोनों खुश। मुझे खुद बोल रहे थे 400 बिलियन डॉलर के बारे में, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का मेरे पास कॉल आया कि मेजर साहब ये इन्वेस्ट हो गया। तो मैंने बोला आपके यहाँ भी तो इन्वेस्ट हुआ था, आपका क्या हुआ पहले ये बताइए। तो ही हैड नो आंसर टू गिव। ठीक आपने कहा कि इन्वेस्ट तो खैर नहीं हुआ। 400 बिलियन डॉलर के जो नंबर आ रहे हैं ओवर 25 ईयर्स में हैं, यानी 25 साल के अंदर अगर ये प्रोजेक्ट चलते रहे तो होंगे। और उसके दौरान तो वाकई ये होगा कि बहुत सारी वो जो टेरिटोरियल क्लेम्स आ जाएंगी चाइना की, और कोई भी प्रोजेक्ट उनका सिरे नहीं चढ़ा बैनुल अक़वामी लेवल पे, तो ये कहाँ चढ़ना है। लेकिन पाकिस्तान के ज़रिए राहदारी मांग रहे हैं। पाकिस्तान में वो जो सी पैक है वो आपके सामने है, जिसकी एक सड़क अभी तक बनी है, या वो पैसा चाइनीज़ कंपनियां खा चुकी हैं या पाकिस्तान की जनरल और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लोग या पॉलिटिशियन खा चुके हैं। वो पता ही नहीं है कि कहाँ है वो 62 बिलियन डॉलर जो था, और इसमें से अब तक कहते हैं कि शायद को 23 बिलियन डॉलर इसी तरह ही खुर्द बुर्द हुआ है। लेकिन जो एक काम इंटरेस्टिंग हुआ पाकिस्तान में गौरव भाई, एक शराब की फैक्ट्री ज़रूर लग गई है और उसका लाइसेंस भी मिल गया। और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान इस मामले में बड़ा सख्त कटर कंट्री है, लेकिन चाइनीज़ के लिए वो शराब फराहम है। और ऑन द अदर हैंड दो बातें मैं जोड़ूंगा, यही 400 बिलियन डॉलर जो ईरान का है वो जो दुनिया में मीडिया प्रोपेगेंडे के लिए चाइनीज़ तो इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर एक हिंट भी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि भाई जो हमारे ईरानी हैं वो टेलीफोन कॉल पे नहीं इधर उधर भिदकते, पाकिस्तान भिदक जाता है। तो आप इन दोनों बातों को अलग अलग देखें तो कैसे देखेंगे? नहीं ताहिर साहब, ये जो बात थी ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि आई थिंक चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर गए थे, कौन गया था, बड़ा सीनियर कोई लेवल पे बंदा गया था वहां पे चाइनीज, एंड ही वेंट टू ईरान, और तेहरान में कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ये ईरान ऐसा मुल्क नहीं है जो एक फोन कॉल पे अपनी फॉरेन पॉलिसी बदल दे। तो पाकिस्तानी मीडिया बड़ा दुखी हो गया कि यार तो हमारे लिए बोल रहे हैं चाइनीज, और क्या हमसे क्यों परेशान है ये लोग। तो ये तो है। जहां तक शराब की फैक्ट्री है, ये सब देखिए, इमरान खान कहता है रियासत मदीना, फिर वहां पे शराब की फैक्ट्री,
वो सुअर भी खाएंगे, वो कुत्ते भी खाएंगे, वो सब कुछ काम करेंगे, ठीक है। तो चाइनीज के लिए डिस्काउंट दे सकते हैं पाकिस्तानी, और चाइनीज के लिए देंगे भी डिस्काउंट, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को और कौन पैसा दे रहा है, डॉक्टर साहब यही पैसा देंगे, यही लोन देंगे, और उनकी इकोनॉमी इतनी डब्बा हो चुकी है बिल्कुल पाकिस्तान की, दे हैव नो अदर वे, डॉक्टर साहब कोई तरीका नहीं है उनका सर्वाइव करने का। मैं बता रहा हूं पाकिस्तान इज वेरी वेरी क्लोज टू इम्प्लोजन। और जो आपने बात करी ना कि आप इनको अलग अलग कैसे देखते हैं, मुझे तो ये लगता है कि अभी क्योंकि ईरान काफी टाइम से परेशान है यूएस सैंक्शन से और ग्लोबल सैंक्शन से, बिकॉज ऑफ इट्स न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम, इसके लिए और भी इनकी हरकतें हैं जिनकी वजह से वो सैंक्शंस में है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ईरान के लिए बहुत घातक, बहुत फेटल सिद्ध होगा। उसका रीजन है, ऐसे मुल्कों में छोटे मुल्क जो होते हैं ना, जैसे ईरान है, ईरान इज ज्योग्राफिकली स्मॉल, पॉपुलेशन वाइज भी उसकी ज्यादा नहीं है। ऐसे मुल्कों में हर समय यह देखा गया है कि मैं कैसे बताऊं आपको ताहिर साहब, जैसे कि आप देखिए जहां जहां पे चाइनीज इन्फ्लुएंस है वो सारे के सारे छोटे मुल्क हैं। अब आप कोई बड़ा मुल्क नहीं है उसमें, सारे के सारे छोटे मुल्क हैं। पहली चीज, सारे के सारे ऐसे मुल्क हैं जिनकी इकोनॉमी या तो बैठी हुई है या हल्का हल्का उठ रही है, राइट। ये एक किस्म के मुल्क हैं जहां पे एक एलीट रूल करता है ना। और ऐसे मुल्क हैं ज्यादातर जहां पे इतनी मजबूत डेमोक्रेसी नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि टॉप लीडरशिप को करप्ट करना बड़ा आसान होता है। वहां पे ये $100 मिलियन आयतुल्ला को देंगे, ये अहमद जिनाद या उसके 2-3 बंदे होंगे उनको $100 मिलियन देंगे। इन्होंने यही तो करा श्रीलंका में भी, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे डिड इन पाकिस्तान आल्सो। ये चाइना का एक मॉडल है, वहां पे जाके टॉप लीडरशिप को करप्ट करो, वहां पे गजब इन्वेस्टमेंट करो कि वो जो टॉप लीडरशिप बोले देखो मैंने तुम्हारी सड़कें बनवा दी, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, दे विल कंटिन्यू टू बी ऑन पार। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सारे मिलेंगे चाइनीज को। अब ये $400 बिलियन है, ये कौन करेगा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट, ये बताइए सर। क्या ये ईरानी कंपनी करेंगी एग्जीक्यूट? अब ईरान को तो ये लग रहा है कि साहब हमसे तो इतने सालों से कोई बात ही नहीं कर रहा। 1979 के बाद उसका तो बेड़ा गर्क हो रखा है ईरान का। जब शाह ऑफ ईरान चला गया था 79 की रेवोल्यूशन के बाद, तो नीचे नीचे ढलान से आ रहा है ईरान। अब ईरान को एक उम्मीद की किरण लग रही है, कोई तो आए हमारे मुल्क में, कोई तो इन्वेस्ट करे, जो अमेरिका को आंखें दिखा दे। अमेरिका को आंखें कौन दिखाता है? चीन दिखाता है। आ जाओ जी, आप डालो पैसा अपना। बट इससे क्या होगा कि जब ये कर देंगे ना, तो बाकी दुनिया इनके लिए बंद हो जाएगी। देन दे विल बिकम मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन द चाइनीज। जैसे पाकिस्तान हो गया ना, पाकिस्तान क्या करे, उसको पता है कि गड्ढे में जा रहा है, लेकिन पैसा कौन देगा? पैसा बीजिंग देगा। तो आप दोबारा बीजिंग के पास जाओगे, आप दोबारा बीजिंग के पास जाओगे। आप लोन के ऊपर जो आपका कर्ज चढ़ा है, जो आपका लोन के ऊपर जो सूद है, जिसको कहते हैं इंटरेस्ट, सूद के लिए आप फिर बीजिंग के पास जाओगे, और बीजिंग फिर सूद के ऊपर सूद लगाएगा, तो आपकी इकोनॉमी, यही होने वाला है ईरान के साथ दोबारा।